हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का वन शॉट वीडियो है चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो है फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही, इस तरीके से इस कंसेप्ट पे बेस है। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि अगर आपको नहीं याद है, नहीं समझ आ रहा, तो पहले उसको समझना पड़ेगा, तभी हम आगे के टॉपिक को समझ पाएंगे। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टडी किया था, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी गिवन सरफेस से पास हो रही हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सेम द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सरफेस है, इमेजिन किया, रेक्टेंगुलर सरफेस इमेजिन किया, उससे कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं। अगर मैं ऐसे ड्रॉ भी करूँ आपको, ये इस तरीके से एक सरफेस है और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, दिस इज द एरिया वेक्टर। ओके, एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, यानी बी वेक्टर आपका ये डायरेक्शन है, यानी ए और बी वेक्टर के बीच में कुछ एंगल थीटा है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी फाई, इट कैन बी मेजर बाय, जो बी का कौन सा कॉम्पोनेंट ए की डायरेक्शन में, इट इज बी का कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा इंटू ए, यानी कि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। सेम वही है जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था, वहां पर ई ए कॉस थीटा था, यहाँ बी ए कॉस थीटा है। क्लियर हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स किसी गिवन सरफेस के कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे सरफेस का, तो थीटा के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आप देख सकते हैं वो चेंज हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि अगर थीटा जीरो हो जाए, थीटा जीरो का मतलब क्या है कि ये जो प्लेन है वो प्लेन का जो एरिया वेक्टर है, प्लेन का एरिया वेक्टर जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉस 0 1 मैक्सिमम, तो फ्लक्स आप मैक्सिमम पास कर सकते। लेकिन आपने प्लेन को ऐसे कर दिया, अगर प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, प्लेन इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और इसी डायरेक्शन में प्लेन है, तो इस केस में एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। उस केस में इस सरफेस से कितनी फ्लक्स पास होगी? नहीं पास हो रही, ऐसे फ्लक्स पास हो रहा है मैक्सिमम। तो इस तरीके से आप अगर ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो इस सरफेस से जो फ्लक्स है वो थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि किसी सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, और ध्यान रखना है कि जो थीटा है वो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। नाउ व्हाट इज द यूनिट? तो इसकी जो यूनिट होती है फॉर्मूले से भी आप मेजर कर सकते हो, बी टेस्ला एरिया मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, और वेबर, यस वेबर, डब्ल्यू बी से नोट करते हैं वेबर, और ये है आपकी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आया है, बी डॉट ए लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम बी डॉट ए। तो ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर, यस स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी है, सेम जैसे फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वैसे फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। क्लियर? नेक्स्ट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट आपको मेंशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट समझ आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट समझ आ चुका है, वहीं से रिलेट करते हैं आगे। तो फैराडेज ने क्या कहा, उन्होंने क्या देखा कि ये सोलोनाइड ले लिया उन्होंने, ये सोलोनाइड आप देख सकते हो कॉइल है, कोई बैटरी नहीं कनेक्ट है, यहाँ पे कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो मैग्नेट है वो जब मैं मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स दिस सोलोनॉइड, जिसमें सिर्फ एक गैलोमीटर कनेक्ट कर दिया मैंने, टुवर्ड्स दिस सोलोनॉइड जब मूव कर रहा हूं, वो भी इसका नॉर्थ पोल अगर मैं मूव कर रहा हूं, टुवर्ड्स मूव कर रहा हूं, तो ये देखा गया कि गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और जैसे ही मैंने मूव कर रहा हूं, अगर रुक गया मैं, तो डिफ्लेक्शन वापस 0 पे आ गया, और जब मैं मोशन में आया फिर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। यानी जब तक की रिलेटिव मोशन है बिटवीन दिस कॉइल एंड दिस मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से यहां पर आपकी करंट इंड्यूस हो रही है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो फैराडेज ने यही कहा कि जब तक कि फ्लक्स चेंज होता रहेगा, कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through this coil या solenoid will change and EMF is induced in the coil which is last so long as the change in flux will continue। जब तक कि चेंज होता जाएगा, चेंज होता रहेगा, तब तक EMF इंड्यूस रहेगा। अब अगर आपने रोक दिया इसको, या रिलेटिव वेलोसिटी अगर 0 हो गई, अगर इनके बीच का रिलेटिव मोशन नहीं है, फ्लक्स नहीं चेंज होगा, तो EMF इंड्यूस भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? एंड द सेकेंड उन्होंने क्या कहा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF है,
जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को ई से यहां डिनोट करें, इंड्यूस ईएमएफ है इसलिए स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, माइनस साइन ये बता रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस अपोज करेगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो करंट इंड्यूस होगी, उस चेंज को अपोज करेगी। अगर एन टर्न्स है तो उसके अकॉर्डिंग माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सोलोनॉइड या कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो ईएमएफ इंड्यूस माइनस एन डी फाई बाई डी टी होगा। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला हो गया आपका। लेकिन क्या रीजन है, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, क्यों ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है? तो हम कहेंगे यस, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। क्योंकि वायर के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और वो आराम से तो बैठे नहीं है, वो रैंडम मोशन में है। और जब मैग्नेट उसके पास लेके आएंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, यानी उसकी कुछ वेलोसिटी है, और जब मैग्नेट क्लोज लाएंगे तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ओके, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को इस तरीके से अपनी डायरेक्शन को अलाइनमेंट किया कि करंट इस तरीके से इंड्यूस कर दी कि जो आ रहा है सोर्स उसको अपोज कर रहा है। तो यस, जो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज, मैग्नेट क्लोज आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है, यानी मैग्नेट फील्ड चेंज हो रहा है। उस चेंज को इनर्शिया क्या होती है, अगर कोई चीज चेंज है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो कोई उसको पुश करके मोशन में लाना चाहेगा, मोशन में रेस्ट में लाना चाहेगा। तो इस तरह के चेंज को अपोज करने के लिए ऑटोमेटिक इनर्शिया क्या है, ऑटोमेटिक की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, उस चेंज को अपोज करना है हमको। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो अंदर है वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेंगे मिलकर के कि इस चेंज को अपोज करेंगे। तो यही इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही ये फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। आपको स्टेटमेंट पूछी जाएगी बोर्ड में तो यही स्टेटमेंट लिखना है। क्लियर हो गया ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लेंस लॉ। ये वो लॉ है जिससे हमें पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस करंट मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए बोर्ड में कि पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस करंट कौन सी लॉ से आपको डिस्क्राइब किया गया है, वो है लेंस लॉ। और ये लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी बेस है, यहाँ प्रूव कर सकते हैं इसको। तो है क्या ये लेंस लॉ? इन्होंने कहा कि जो करंट इंड्यूस होगी किसी कॉइल या किसी सोलोनॉइड में, अभी हमने लूप भी ले लिया, अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे, किसी भी कॉइल में या सोलोनॉइड में करंट इंड्यूस होगी, वो इस तरीके से होगी कि जिस वजह से वो इंड्यूस हुई, क्यों इंड्यूस हुई, किसी मैग्नेट के आने से, यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। और कोई जरूरी नहीं कि हम मैग्नेट को लेके आए, कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी सोलोनॉइड के पास लेके आए, यानी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेके आना है, और या तो टुवर्ड्स लाना है या तो अवे। बेसिकली कहने का मतलब रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, क्योंकि तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना जरूरी है। तो उस कॉइल या सोलोनॉइड में जिसमें बैटरी नहीं लगी है, कॉइल या सोलोनॉइड में करंट इंड्यूस होगा उस मैग्नेटिक फील्ड जो उसके क्लोज आ रही है उसके चेंज होने से करंट इंड्यूस हो रहा है। तो लेंस लॉ ने सिंपली कहा कि जो करंट इंड्यूस होगी वो अपने ही कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगी। भाई इंड्यूस क्यों हुई? क्योंकि उसके आने से, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ या करंट इंड्यूस हुआ, लेकिन करंट इंड्यूस इन सच अ वे दैट इट अपोजेस इट्स ऑन कॉज ऑफ प्रोडक्शन। यही स्टेटमेंट है। तो व्हाट इज स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, the current direction of induced current is in such a way या manner that it opposes its own cause of production. yes, अब ये एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन सीबीएसई में मिल जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो कि करंट आई है, एक वायर से फ्लो कर रही है। फर्स्ट एग्जाम्पल, करंट आई जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, आई इंक्रीजिंग, और एक लूप ले लिया है। क्या इस लूप में करंट इंड्यूस होगी? यस, करंट इंड्यूस होगी। तो क्यों होगी? क्योंकि जो करंट कैरिंग वायर है वो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। जब करंट इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। अब आपको पता है इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड, यस, थंब रूल। तो यस, थंब करंट की डायरेक्शन में और ये कर्वेचर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? यस, इनवर्ड। तो यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर देते हैं, वो है इनवर्ड। तो इनवर्ड के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस दिखा देते हैं ऐसे करके, यानी इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर इनवर्ड है और नीचे आउटवर्ड होती है। अगर नीचे लूप होता तो यहाँ आउटवर्ड होता डॉट ऐसे। तो यस, फर्स्ट ए पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं इस केस को। यस, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अब इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर, और क्योंकि करंट इंक्रीज हो रही है तो यस, मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है।
तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है एंटर कर रही है वो इंक्रीज हो रही है। जब एंटर कर इंक्रीज हो रही है तो इसका काम क्या है कि उसको अपोज करना, कि जब एंटर हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, ये लाइंस को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। यानी खुद में कैसे करंट इंड्यूस करेगा, इस तरीके से करेगा कि ये लाइंस को बाहर निकालेगा, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रही है, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज नहीं होने देगा, अपोज करेगा। तो यहां पे क्या होगा कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर कब निकलती हैं, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। तो यानी करंट इंड्यूस क्या हो जाएगा, यहां पर नॉर्थ पोल बन जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ये आपकी करंट इंड्यूस की डायरेक्शन। इसको आप देख सकते हो कि इस वायर के नियर बाय देखें आप तो यस ये आई इंड्यूस है, ये कैपिटल आई इंक्रीजिंग है, और यहाँ पर इसके नियर बाय पार्ट पे देखो, इस सर्कुलर आर्म के इस पार्ट पे देखो नीचे जो इसके क्लोजर है वो आई इंड्यूस। यस आप इधर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि नॉर्थ बनेगा और नॉर्थ बनके की लाइंस बाहर निकालेगा, क्योंकि इसकी लाइंस एंटर कर रही हैं बढ़ रही हैं तो उसके अगेंस्ट में ये लाइंस बाहर निकालेगा नॉर्थ बन करके, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और एक और तरीका है शॉर्टकट, लाइक करंट क्या करता है, लाइक करंट क्या करेगा आपका, लाइक करंट अट्रैक्ट करेगा और अनलाइक करंट रिपेल। तो अब देखो ये इंक्रीज हो रहा है, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसको नहीं पसंद है कि इंक्रीज हो, इसको अपोज करेगा। तो एक करंट दूसरे करंट को कैसे अपोज करेगी, यानी जो इंड्यूस करंट उस करंट को कैसे अपोज करेगी, मुझे अपोज करना है क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होता है, लाइक करंट अट्रैक्ट करता है और अनलाइक करंट रिपेल करता है, तो रिपेल करेगा। तो इस तरीके से आप देखो इसके क्लोजर जो है वो करंट जस्ट क्लोजर देख लो आप, ये इधर है ये इधर, अपोजिट है, रिपेल करेगा। इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो कि इसके नियर बाय में हम ऐसे दिखा देंगे कि अपोजिट है यानी रिपेल करेगा, यानी अगेंस्ट में उसको अपोज करेगा। अदरवाइज मेन कंसेप्ट वही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, वो इंक्रीज हो रही हैं, तो उसके अपोज में वो लाइंस निकालेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर हो गया। नाउ बी, अब ये वायर ऊपर है और ये लूप नीचे और आई डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। यस अगर शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें भाई, करंट इंड्यूस इस तरीके से होगी कि इसको अपोज करेगी। क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, तो भाई डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, तो हम उसके साथ हो जाते हैं, और यानी अट्रैक्ट, अट्रैक्ट कब होगा, यस लाइक करंट अट्रैक्ट। तो यहां पे जो आई इंड्यूस होगा वो ये होगा। अब इसको कंटिन्यू कर दूं तो देखो यस क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मीन्स साउथ पोल। क्लियर। जरा मेन कंसेप्ट से समझते हैं कि पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं थंब रूल से। नीचे क्या होगा, इनवर्ड, यानी देखो करंट ऐसे है कैपिटल आई, और नीचे इनवर्ड क्रॉस, क्रॉस मतलब ये आपका क्या है, लाइंस एंटर कर रही हैं, और लाइंस एंटर कर रही हैं तो वो डिक्रीज हो रही हैं। तो इसका क्या काम है कि एंटर करने वाली लाइन जब डिक्रीज हो रही हैं तो ये डिक्रीज ना होने दे, तो और डिक्रीज वाली लाइंस को और इंक्रीज करेगा, एंटर करने वाली लाइन को इंक्रीज करने के लिए खुद भी साउथ बन जाएगा, और जब खुद भी साउथ बन जाएगा तो मतलब क्लॉकवाइज ना। यस जस्टिफाई हो गया, जो हमने कंसेप्ट लगाया वही सही है। अब इनमें वही अप्लाई कर दो। नाउ आई कांस्टेंट, यहां पे जो करंट है वो कांस्टेंट है, क्या करंट इंड्यूस होगी, नो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज ही नहीं हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, लेकिन पास होने से नहीं होता है, चेंज होने से होता है। चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, चेंज होना चाहिए। यहां तो कांस्टेंट है, नो करंट इंड्यूस, नो करंट इंड्यूस, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी। ठीक। नाउ डी, इसमें देखो इस रूल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यस एंटर करेगा, यानी इस पार्ट में क्रॉस बना सकते हैं। ओके क्रॉस बना दिया। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, ये इंक्रीजिंग है, तो जो करंट इंड्यूस इसके नियर बाय पार्ट में हमें शो करेंगे वो उसको अपोज करना चाहिए, दूर, यानी रिपल्सिव, और अनलाइक करंट रिपेल, तो यानी आई इंड्यूस ऐसे नीचे की तरफ बनाएंगे, क्योंकि ये कैपिटल आई बाहर ऊपर की तरफ है, तो आई स्मॉल आई इंड्यूस नीचे की तरफ। तो यस अब इसको कंटिन्यू कर दो तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज, और चेक भी करो एंटी क्लॉकवाइज मींस नॉर्थ पोल। लाइंस उससे एंटर कर रही हैं वो इंक्रीज हो रही है, तो ये नहीं चाहता कि इंक्रीज हो, वो खुद लाइंस बाहर निकालेगा, और जब बाहर निकलेगा लाइंस तो नॉर्थ पोल से निकलता है ना, और नॉर्थ पोल मींस एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो हमने ये लेंस लॉ अप्लाई करके यहाँ पर इस कंसेप्ट में समझ गए कि करंट इंड्यूस की डायरेक्शन क्या होगी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरीके से लूप है और ये
टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, टू पैरेलल प्लेट्स है, एक प्लेट को ए कह रहे हैं, एक प्लेट को बी कह रहे हैं, और एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये टुवर्ड्स मूव कर रहा है, ये लूप इस साइड से दिख रहा है, ये लूप आपका। तो अगर ये नॉर्थ टुवर्ड्स आ रहा है तो क्या करेगा, इसको रिपल करेगा ना, तो क्या बन जाएगा, खुद बन जाएगा ये आपका, यस, नॉर्थ को रिपल करेगा। तो नॉर्थ बनने का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से रिपल करेगा। नॉर्थ आएगा तो नॉर्थ बन के रिपल करेगा, नॉर्थ दूर जाएगा तो साउथ बोल बन के अट्रैक्ट करेगा, यानी अपोज करना, यानी पास आ रहा है तो पास नहीं आने देना, दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने देना। टुवर्ड्स आएगा तो रिपल्सिव फोर्स, अवे जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहां पर आप देख सकते हो जो ये करंट है आपको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आपका ये हो गया, यस, ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया माइनस। सैलो बैटरी की तरह नहीं, आपको पता है ना कि जब हम इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, यस, किसी सेल या बैटरी से, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये करंट ऐसे जाती है ना, ये करंट है, तो जिस वजह से ये प्लस हो जाता है और ये माइनस। तो यस, करंट ऐसे जा रही है तो ये प्लस और ये माइनस, ओके। तो ये आपका बी पॉजिटिव पोलैरिटी है और ए नेगेटिव। तो इस तरीके से हम पोलैरिटी ऑफ करंट इंड्यूस हम लेंस लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देखो आप, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में यही थंब, फोर फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दिस थंब रिप्रेजेंट द मोशन, यहां स्टार्ट करेंगे, मोशन ऑफ द कॉइल। कोई कॉइल मूव कर रहा है किसी एक्सट्रामैग्नेटिक फील्ड में, तो करंट इंड्यूस की डायरेक्शन आपको सेंट्रल फिंगर से मिलेगी। तो करंट इंड्यूस की डायरेक्शन जो है हम इस रूल से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यस, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये जो आपके थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल, यानी कॉइल को पकड़ के हम फोर्स लगा के मूव करा रहे हैं, तो यस, फोर्स भी कह सकते हैं, मोशन भी कह सकते हैं। एंड this first finger यानी four finger give the direction of magnetic field, then the central finger represent the direction of induced current। तो समझते हैं, इस चीज को अप्लाई करते हैं। जैसा कि अभी मैंने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया। क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ, ओके। और एक यहां पर मूव करा रहे हैं हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया मैंने, PQRS, और ये मोशन मैंने पकड़ के ऐसे मूव कराया, समझ लो कि मैंने फोर्स इधर लगाया, मोशन इधर है, तो यानी मोशन की डायरेक्शन ये है, यानी मैंने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में इस तरीके से। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, देखो राइट हैंड मोशन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, सेंट्रल फिंगर इंड्यूस करंट, यस, जो पार्ट अंदर की तरफ वहां यहां पे अप्लाई करना है, इधर नहीं अप्लाई करना है, PQ पे अप्लाई करना है, RS पे नहीं, यस, करंट की डायरेक्शन P से Q, तो जो I इंड्यूस आपको मिलेगा यहां पर वो P से Q। अब इसको कंटिन्यू कर दो ऐसे करके, तो आपको क्या नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहां से नॉर्थ पोल, आपकी तरफ से नॉर्थ पोल, लेकिन बोर्ड कौन सा पोल है, लाइन सेंटर कर रहे तो साउथ पोल, तो बोर्ड की तरफ से अगर आपकी तरफ से नॉर्थ तो बोर्ड की तरफ से साउथ, तो एंटर करते समय साउथ की तरफ साउथ है ना, क्योंकि आपकी तरफ नॉर्थ है तो दूसरी तरफ साउथ है। लेंस लॉ कंसेप्ट भी सही बैठ रहा है यहाँ पर, ओके। ना आगे चलते हैं, अब इससे बाहर निकलेगा जब ये लाइंस, यस, ये रेक्टेंगुलर कॉइल इससे बाहर निकलेगा, PQ आर्म तो बाहर चला गया, RS आर्म अभी अंदर है, बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इस PQ पे अब बाहर जाते समय नहीं लगाना है, RS पे लगाना है। जो पार्ट अंदर है, जैसे अंदर है तो PQ वहां पे अप्लाई किया, ये अब PQ पे नहीं लगाना है, ये RS पे लगाना है। तो यहां पर करंट इंड्यूस जब बाहर जाते समय, आप देखो ऐसे, यस, बाहर जाते समय क्लॉकवाइज यानी साउथ पोल। तो यही आप देख सकते हो कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, एंटर करते समय आई इंड्यूस की डायरेक्शन कुछ और है और बाहर निकलते समय कुछ और है। एंटर करते समय रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये प्लेन साउथ है, क्योंकि क्रॉस बना है, तो साउथ की तरफ साउथ, आपकी तरफ नॉर्थ, यानी कि यस, आपको एंटी क्लॉकवाइज। और जब बाहर निकल रहा है तो बाहर ना जाए, तो साउथ की तरफ नॉर्थ हो गया और आपकी तरफ साउथ हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। क्लियर है? और ये रूल भी हमें अप्लाई करना सीख लिया, कंसेप्ट में हमें यहां क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेटिव मोशन। अभी हम क्या कर रहे थे, कॉइल को मूव करा रहे थे, कॉइल को मूव करा रहे थे, उस कॉइल के जो पार्ट एंटर कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, वो जो पार्ट एंटर कर रहा था वो एरिया चेंज हो रहा था, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये एक कॉइल इस तरीके से लिया, अब रेक्टेंगुलर कॉइल में ये रेक्टेंगुलर एरिया चेंज करेंगे, ये रॉड मूव करा रहे हैं वी वेलोसिटी से, ये
रॉड मूव करा रहे हैं तो ये जो इफेक्टिव एरिया इस लूप का है वो चेंज होगा अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये कंसेप्ट हमारा मोशनल ईएमएफ का है, और जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं वो डिराइव करना है, वो डिराइव होकर के ये आएगा E इज इक्वल टू बी वी एल। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो b वेक्टर है परपेंडिकुलर टू v वेक्टर है। अब देख सकते हो डॉट मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ डॉट बना है, यानी b आपका आउटवर्ड है, इस प्लेन के आउटवर्ड है, यस ये आउटवर्ड है, और v वेक्टर ऐसे, तो परपेंडिकुलर है ना ये फॉर्मूला, नहीं है तो इनके बीच में वो कॉम्पोनेंट लेना जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो यस b वेक्टर परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, और ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है E इक्वल टू बी वी एल, ठीक है। ये डेरिवेशन नहीं आएगी लेकिन फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है, यस क्योंकि इस साल के सिलेबस में सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ का कंसेप्ट दिया, मोशनल ईएमएफ का मेंशन नहीं है, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस तो है ही ना, तो हमें इस सिंपल से कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। यस ये डिराइव कर देता हूं आपको, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। हमें ये पता है कि हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में कौन सा फॉर्मूला मिला था इंड्यूस ईएमएफ का, E इज इक्वल टू यस मैग्नीट्यूड के टर्म में हम मॉड ऑफ E की बात करें तो हमको डी फाई बाई डी टी वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। अब यहाँ पे फ्लक्स जो चेंज हो रहा है बेसिकली एरिया चेंज होने से, और हमें पता है डी फाई जो होता है वो क्या होता है, बी तो कांस्टेंट है, बस ये वी वेक्टर से मूव कर रहा है, तो ये जो क्लोज लूप है उसका एरिया चेंज हो रहा है। तो यस यहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है, मान लेते कि आपका ये इधर से इधर डिस्प्लेस हुआ, इधर आ गया, तो ये dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये रॉड की लेंथ l है, तो कितना एरिया कवर हुआ या कितना एरिया चेंज हुआ इधर से इधर dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो यस डी फाई हो जाएगा आपका बी डी ए, और यहाँ डी ए क्या है, तो यहाँ पर डी ए है चेंज इन एरिया इज एल, लेंथ तो वही रहा, ये डिस्प्लेसमेंट डी एक्स तो एल डी एक्स, तो डी फाई आपका बी एल डी एक्स आया। अब पुट कर दो इसमें, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो देयरफॉर E इज इक्वल टू यस डी फाई की जगह बी एल डी एक्स और डी टी से डिवाइड, तो E इज इक्वल टू बी एल, व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो E इज इक्वल टू बी एल वी, हमने डिराइव कर दिया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप न्यूमेरिकली यूज कर सकते हैं कि यानी रॉड एल लेंथ की है, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है और उसका वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रॉड की लेंथ एल, वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है, किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर देना। इस तरीके से इस रॉड के अक्रॉस, ये दो पॉइंट है, इस रॉड के अक्रॉस, इन दो पॉइंट के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आप डिटरमाइन कर सकते हो इस फॉर्मूले से। क्लियर हो गया। अब मान लो ये मूव कर रहा है, तो मूव करने के लिए क्या है, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा करंट इंड्यूस होगी तो करंट फ्लो होगा। अब कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो फोर्स तो लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंड्यूस, आई करंट हो गया यस, तो आई इंड्यूस एल लेंथ बी और साइन 90 है, तो आई एल बी फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। और आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस अपॉन रेजिस्टेंस, जो रॉड या कॉइल मूव कर रहा है उसका रेजिस्टेंस आर, तो आई की जगह हमने ई बाय आर रख दिया, एल इंटू बी, एंड व्हाट इज ई, यस बी एल वी, तो यहां वैल्यू पुट कर सकते हो आप, यहां से आपको मिल जाएगा बी एल इंटू वी अपॉन आर इंटू एल इंटू बी, और यहां से फोर्स का जो फॉर्मूला मिला आपको दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये फोर्स आ गया ना। अगर मैंने कहा अगर पावर फाइंड करना है कि कितना पावर रिक्वायर्ड है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये फोर्स आ चुका है, वेलोसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दो, पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, पहले से वी है और वी मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। यानी ये ईएमएफ इंड्यूस है, ये फोर्स रिक्वायर्ड है, ये पावर रिक्वायर्ड है इस रॉड को मूव कराने में इस मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर, मोशनल ईएमएफ का टॉपिक हो कंप्लीट। नेक्स्ट रोटेशनल, तब कोई चीज रोटेट करें तो रोटेट करने पे भी तो फ्लक्स चेंज होगा। अब रोटेट करने में जो आप देखेंगे, अगर एरिया की बात करें इस तरीके से कि ये आप देखें कि इस तरीके से अगर एरिया चेंज की बात करें तो रेक्टेंगुलर चेंज आ रहा है। आप समझ लें इस तरीके से कि ये रॉड है, दिस इज अ रॉड, और अगर ये पॉइंट फिक्स कर दे और इस तरीके से रोटेट करें तो ये रॉड ऐसे जाके मूव कर रही है, तो जो एरिया कवर हो रहा है वो ये एरिया कवर हो रहा है।
तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ डेल्टा ए, तो वो कैसे मेजर करेंगे, तो दिस इज लेंथ एल और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं डेल्टा एक्स। तो डेल्टा ए क्या होगा, नियरली राइट ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, तो हाफ एल इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ एल इंटू डेल्टा एक्स। तो जो डेल्टा फाई होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, बी तो कांस्टेंट है, तो बी डेल्टा ए होगा। नाउ डेल्टा ए की वैल्यू पुट कर दो, बी हाफ एल डेल्टा एक्स। नाउ व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड, यस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, यानी कि हाफ बी एल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी हाफ बी एल वी आया इस केस में, क्योंकि ट्रायंगुलर शेप में जो आप देख सकते हो एरिया चेंज हो रहा है, इसलिए हाफ बी एल वी आया। लेकिन हमें क्योंकि रोटेशन मोशन है, तो रोटेशन मोशन में बात एंगुलर वेलोसिटी की जाती है कि भाई इस एंगुलर वेलोसिटी से रॉड रोटेट कर रहा है, तो फिर हमें पता है कि v का फॉर्मूला इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो रेडियस यानी लेंथ ले लेते हैं, तो v इक्वल टू आर ओमेगा की जगह एल ओमेगा हो जाएगा, और पुट कर देंगे तो देयरफॉर रोटेशनल ईएमएफ की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी हाफ बी एल इंटू एल ओमेगा, यानी हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। क्लियर है, हाफ बी एल इंटू एल एल स्क्वायर ओमेगा। तो ये आपका फॉर्मूला है रोटेशनल ईएमएफ का, ठीक है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। नो नेक्स्ट टॉपिक देखो, बीच में जो एडी करंट वाला टॉपिक एनसीईआरटी में आप देखेंगे वो इस साल सिलेबस में नहीं है, 2022 से 23 के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए एडी करंट वाला टॉपिक हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बता दें एडी करंट क्या है, ये इंड्यूस करंट ही है जो कि बल्क पीस ऑफ मेटल या मेटलिक प्लेट में इंड्यूस होता है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस होता है, एडी करंट का कंसेप्ट। ओके, बेसिकली इंड्यूस करंट ही है वो। नाउ अब नेक्स्ट सेल्फ इंडक्शन पे आ जाते हैं। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन क्या है और सेल्फ इंडक्टेंस क्या है वो समझते हैं। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, कोई कॉइल या सोलेनॉइड है, ठीक है, कोई कॉइल या सोलेनॉइड है और उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब वो चेंज जरूरी नहीं कि बाहर से हो, कई बार खुद में हो रहे, यानी कि कॉइल या सोलेनॉइड लिया, उसमें करंट फ्लो हो रही है और वो करंट चेंज हो रही है। लाइक कि मैंने एक सोलेनॉइड ड्रॉ किया, इस तरीके से ये कोर है, ठीक है, और इस पे इंसुलेटेड कॉपर वायर इस तरीके से वाउंड कर दिया है और करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। अब करंट जो है वो यहाँ पर कोई भी सोर्स कनेक्ट है और करंट जो भी है यहाँ पर आई वो फ्लो कर रही है। अब करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे। एसी सोर्स कनेक्ट करेंगे, एसी सोर्स ऑटोमेटिक करंट आपकी प्लस माइनस मैक्सिमम मिनिमम होती रहती है। यहाँ पे हम एग्जांपल कह रहे हैं कि भाई करंट है और करंट चेंज हो रही है, ठीक है, इसको किसी सोर्स से कनेक्ट किया है और करंट इस कॉइल से पास होकर के करंट आपकी चेंज हो रही है। तो करंट चेंज होगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो करंट के चेंज होने से हो रही है। अब ये खुद में सोलेनॉइड बना हुआ है, इसमें खुद की जो करंट इसके अंदर जा रही है वो चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, तो कॉइल खुद में हो रहे चेंज को अपोज करेगा। भाई आप हैं, जैसे आपके अंदर कभी नेगेटिव थिंकिंग आती, कभी पॉजिटिव, और आप में खुद से ही वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाना कि उस थिंकिंग को अपोज करना कि नहीं नेगेटिव सोचे तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचा, बहुत पॉजिटिव सोच लिया तो बहुत पॉजिटिव नहीं, तो अपने आप ही खुद में हो रहे चेंज को अपोज करना। तो वही चीज़ एक तरीके से सेल्फ इंडक्शन, खुद में हो रहे चेंज को अपोज करो, यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ना होने देना, और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं होने देना। तो इसी तरीके से ये कंसेप्ट है सेल्फ इंडक्शन का, कि किसी कॉइल या सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो हो रही है और अगर वो करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग, तो खुद में हो रहे चेंज को अपोज करना बाय इंड्यूसिंग एन करंट, एक करंट इंड्यूस करके, वो इंड्यूस करंट इस चेंज को अपोज करेगी, यानी इंक्रीज हो रही तो इंक्रीज नहीं होने देगी और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं होने देगा। एंड दिस फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इज सेल्फ इंडक्शन। तो ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स फाई, अगर एन टाइम्स है तो एन टाइम्स ऑफ फाई, तो जो टोटल फ्लक्स एन फाई है वो प्रोपोर्शनल टू करंट है, करंट चेंज फ्लक्स चेंज,
टोटल फ्लक्स एन फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि एन फाई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एल आएगा। ठीक है, दिस एल इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको, सेल्फ इंडक्टेंस। दिस एल इज सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। अब व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? डेफिनेशन क्या होगी सेल्फ इंडक्टेंस की? इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। तो यस, फॉर I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, L इज इक्वल टू एन फाई, यानी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंगल टर्न होगा तो L इज इक्वल टू फाई। यस, यहां से क्लियर है डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल है। सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। यस, सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल या सोलोनाइड व्हेन यूनिट करंट 1 एम्पियर, यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो क्लियर हो गया। हेंस सेल्फ इंडक्टेंस जो डेफिनेशन है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल या सोलोनाइड व्हेन यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये डेफिनेशन बहुत सिंपल होगी। यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट इसकी साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग ही है हेनरी, एच से नोट करते हैं, हेनरी है। और ये भी स्केलर क्वांटिटी, देखो कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और ये सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर हो गया? तो डेफिनेशन आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब आपको बता दूं, डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आगे वो फॉर्मूले कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, तो एक पार्ट आपको और समझा देते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम भी देना है आपको, तो ये फॉर्मूले भी आगे और भी समझ आएगा सेल्फ इंडक्टेंस उस फॉर्मूले से। तो हम चलो मान लेते कि लॉन्ग सोलोनाइड दे दिया गया है। जरा देखिए लॉन्ग सोलोनाइड का जो है सेल्फ इंडक्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसा कि आपने स्टडी किया है कि जो रेजिस्टेंस है वो भी 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल या सोलोनॉइड का किस पे डिपेंड करेगा? डिफाइन तो कर दिया हमने, डिपेंड किस पे करेगा? और अभी एक और फॉर्मूला आप बता दें कि जैसे हमने देखा कि एन फाई इज इक्वल टू एल आई, ये फॉर्मूला है। ओके, अगर सिंगल टर्न है तो फाई इक्वल टू एल आई है। ईएमएफ इंड्यूस के टर्म में ई इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, तो यस, फाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। अगर फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आपको जैसे एन टर्न्स फॉर एन इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अगर हम डी बाई डी टी एल आई यहाँ रख दें, तो क्योंकि एल जो है वो करंट के साथ नहीं चेंज होता, तो एल कॉन्स्टेंट टर्म यस बाहर, डी आई बाई डी टी। ये ईएमएफ इंड्यूस के टर्म में फॉर्मूला, कि किसी कॉइल या सोलोनॉइड में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो माइनस एल डी आई बाई डी टी करंट के चेंज होने से हो रहा है। तो ये फॉर्मूला, और यहाँ से भी डेफिनेशन है, डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एल, कि जब डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, ओके, तो आपका जो एल की वैल्यू है उसकी वैल्यू ई के इक्वल, माइनस साइन तो बता रहा, अपोज कर रहा है। तो यानी व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस इसके अकॉर्डिंग, इट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल या सोलोनॉइड व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल या सोलोनॉइड इज 1 यूनिटी। क्लियर? ये भी डेफिनेशन हो सकती है, और इस फॉर्मूले पे भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन जो हमें डेरिवेशन नहीं मेंशन है इस साल के सिलेबस में, लेकिन हम समझते हैं कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड किस पे करता है, उसी फॉर्मूले से आइडिया लगेगा। लेट वी कंसिडर अ लॉन्ग सोलोनॉइड। ठीक है, कंसिडर लॉन्ग सोलोनॉइड, लॉन्ग सोलोनॉइड। अब सोलोनॉइड में करंट फ्लो होगी, वो करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा, और सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट वहीं से ही है। तो लेट वी कंसिडर लॉन्ग सोलोनॉइड एंड नंबर ऑफ टर्न्स है, तो आपको पता है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इनसाइड द सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू एयर कोर है तो म्यू नॉट, आर एन कोर है तो म्यू ले लेंगे, लेट एयर कोर म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, आई चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड स्मॉल एल, लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड, और ये करंट आई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, यस, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स, और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या? एन टाइम्स ऑफ बी डॉट ए, फिलहाल बी और ए के बीच में एंगल, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, तो एन बी ए कॉस 0, एन बी ए लिख सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू एन नंबर टर्न्स है, बी की वैल्यू म्यू नॉट एन
I अपॉन L इंटू A। अब आप यहां से देख सकते हैं जो फाई है वो म्यू नॉट एन स्क्वायर, एन इंटू एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। और अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू यस एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए, और यहां से आई कैंसिल हो जाएगा और एल का फॉर्मूला मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। यानी कि यहां पे भी देख सकते हो 4 फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ कोर, एयर कोर के लिए अलग, आयरन कोर के लिए अलग। यानी अगर आयरन कोर यूज कर लें तो सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है, 1000 टाइम्स हो जाता है, और ये कंसेप्ट फिर आगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में हेल्प करेगा, इसीलिए फॉर्मूला बताना जरूरी था। नंबर टर्न्स इंक्रीज होगा तो भी सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज होगा। एरिया, यस, ये एरिया के अकॉर्डिंग भी इंक्रीज होगा। लेंथ के इनवर्सली, तो यहां भी 4 फैक्टर्स हैं, लेंथ बढ़ेगा तो लेंथ के इनवर्सली। तो ये फॉर्मूला इससे आइडिया लग जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है, भले ही डेरिवेशन इस साल के लिए कोर्स में ना हो। क्लियर हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, म्यूचुअल इंडक्शन। हम टॉपिक वही ले रहे हैं जैसा कि सिलेबस में मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट टॉपिक मेंशन इस चैप्टर में। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल, दो कॉइल या दो सोलोनाइड के बीच में, तो लेट वी कंसीडर 2 कॉइल या सोलोनाइड। और बेस्ट क्या होता है कि जब फ्लक्स चेंज है, एक कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो उसका इफेक्ट बगल में पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने एक सोलोनाइड के थ्रू करंट पास कराया, उसके बगल में दूसरा सोलोनाइड, नेबर में दूसरा सोलोनाइड है, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स सेकंड सोलोनाइड से भी पास होगा। और अगर फर्स्ट सोलोनाइड में करंट चेंज होगी तो उससे निकलने वाला फ्लक्स जिससे पास होगा वो भी चेंज होगा। तो क्या करेगा, जो नेबरिंग कॉइल है उसमें होगा फ्लक्स चेंज, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी चेंज। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि बगल में चेंज हो रहा है। तो वो नेबरिंग कॉइल क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा, करंट इंड्यूस करेगा उस नेबरिंग फर्स्ट कॉइल में जो हो रहे चेंज को अपोज करने के लिए। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है, 2 कॉइल्स की बात करें कि एक कॉइल में अगर करंट चेंज होगी तो नेबरिंग कॉइल उस चेंज को अपोज करने के लिए ईएमएफ या करंट इंड्यूस करेगा, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। समझते हैं? लेट कि हम यहां पर सिंपली कह देते हैं कि ये एक कोर है, और इस कोर पे हम क्या करते हैं, एक सोलोनाइड यहां बना दिए इस तरीके से, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ओके, और ये करंट I1 ले लिया हमने, I1 करंट। अब क्या करते हैं, बगल में भी एक सोलोनाइड बना सकते हैं, या इंसुलेटेड कॉपर वायर इसी कोर, सेम कोर पे माउंट कर देते हैं, जिससे फ्लक्स चेंज आपका सेम रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसी पे ही एक और सोलोनाइड ड्रॉ कर देते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर इस तरीके से, सेम कोर ले लिया, और ये, और जो करंट है वो इसमें हमने I2 दिखा दिया, I2। तो ये देखो यहां पे 2 कॉइल्स, 2 सोलोनाइड है, बस यहां पे कोर सेम है। एक में करंट चेंज होगा, उस करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उसका इफेक्ट सेकंड कॉइल पे पड़ रहा है, क्योंकि सेकंड कॉइल उसी कॉइल पे, उसी कोर पे बाउंड है। ओके, तो यानी कि क्या होगा कि इसमें हो रहे चेंज को ये सेकंड कॉइल या नेबरिंग कॉइल अपोज करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करके, करंट इंड्यूस करके। ओके, तो ये है म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ फॉर्मूला कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है इन द सेकंड कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल, जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे φ2 है, टर्न्स के अकॉर्डिंग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यस, अगर n2 टर्न्स है तो n2 टाइम्स ऑफ φ2। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड कॉइल के थ्रू वो प्रोपोज टू करंट ऑफ द फर्स्ट, या मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट इज प्रोपोज टू करंट थ्रू द सेकंड। फर्स्ट की मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड की करंट पे, और सेकंड का मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट के, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है एक कॉइल में वो नेबरिंग कॉइल के करंट के चेंज होने से। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, तो यस, दिस इज M2 I1, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकंड कॉइल। यहां से φ1 इज इक्वल टू M1 I2। तो यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस? तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है
आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो करंट है इसको 1 कर दें, नेबरिंग कॉइल के थ्रू करंट 1 कर दें, तो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल होगा वो मेजर करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इफ I1 is equal to 1 ampere, then M2 is equal to phi 2. Hence, mutual inductance of a coil is defined as the flux linked with the coil when unit current flowing through the neighboring coil. या mutual inductance of the second coil is the flux passing through the second coil when unit current flowing through the first coil. ओके इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे भी EMF इंड्यूस के टर्म में, जैसे E के टर्म में कहें तो E1 कहेंगे तो माइनस डी, यस डी फाई 1 बाई डी टी, और E2 कहेंगे तो माइनस डी फाई 2 बाई डी टी, और या फाई 1 फाई 2 के लिए अगर रख देंगे आप तो मिलेगा आपको यस माइनस M1 डी आई 2 बाई डी टी एंड इक्वल टू माइनस M2 डी आई 1 बाई डी टी। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं, या यहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि EMF इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द नेबरिंग कॉइल इज, या करंट थ्रू द नेबरिंग कॉइल इज यूनिटी। क्लियर? नाउ अब डिपेंड किस पे करता है? ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो फिर दोनों पे डिपेंड करता है। इस केस में कहते हैं परफेक्ट कपलिंग है, कपलिंग यहाँ पे यूज करते हैं के। इस केस के लिए सेम कोर पे बॉन्ड है तो कपलिंग 1 कहते हैं, मैक्सिमम है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, किस पर डिपेंड करेगा? भली डेरिवेशन इस साल कोर्स में नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको हेल्प करेगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड किस पे करता है। सेम वही स्टेप कि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर फर्स्ट कॉइल की बात करें तो B1 म्यू नॉट N1 I1, यानी कि B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 नंबर टर्न्स। फिलहाल सेम कोर पे लेंथ सेम ले लेते L I1। ना इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सेकंड कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, यस नंबर टर्न्स N2 है, B1 जो ये सेकंड कॉइल के थ्रू फ्लक्स है, नंबर टर्न सेकंड कॉइल का है, मैग्नेटिक फील्ड तो फर्स्ट की है। एरिया आप A2 लेंगे, फिलहाल एरिया भी सेम है, A ले लिया हमने, यस अब वैल्यू पुट कर दो, फाई 2 इज इक्वल टू N2। नाउ B1 की वैल्यू हमने पुट कर दी म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L टाइम्स ऑफ A। नाउ फाई 2 क्या, तो सिंस फाई 2 इज इक्वल टू M2 I1 तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 हो गया I1 इंटू A अपॉन L। I1 कैंसिल, करंट वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M2 जो है म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। सिमिलरली M1 भी यही आ जाएगा आपका, सिमिलरली M1 भी सेम आ जाएगा। तो देखो नंबर टर्न्स बोथ ऑफ द कॉइल पे डिपेंड कर रहा है, म्यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है A और L, तो म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L था L, तो मिलता जुलता फॉर्मूला है, बस यहाँ पे म्यूचुअल है तो दोनों कॉइल के नंबर टर्न्स यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया म्यूचुअल इंडक्शन? ओके, तो इससे हमने क्या किया कि इस चैप्टर की इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा टॉपिक मेंशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये वीडियो वन शॉट में क्लियर कर दिया टॉपिक। लेकिन इस पे हमें अभी आगे वन शॉट वीडियो बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स ये कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, वो न्यूमेरिकल्स वाली जो वीडियो है, किस तरीके से किक फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, वो वीडियो अलग से मिलेगी आपको। ठीक है, अभी ये जो थ्योरी वाला पार्ट है, किसी भी चैप्टर के बोर्ड के क्वेश्चन करने से पहले आपको ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ये वन शॉट वीडियो उसी थ्योरेटिकल पार्ट को फोकस करते हुए है, और जल्दी ही हम वन शॉट वीडियो प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जहां पर इन टॉपिक्स के कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे जब हम इसको अप्लाई करेंगे उन न्यूमेरिकल्स में। तो इतना आपको प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू।